हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है हमारी रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 टू 12 मार्च 2026 में कंडक्ट होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक लिमिटेड वीडियो सीरीज आपकी रहने वाली है एंड 15 डेज़ का ये क्रैश कोर्स है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेबस में दिए गए कवर अप कर रहे हैं। इस वीडियो में जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रहेगा। एक सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कवर अप कर लिया है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो सिर्फ 15 दिनों में पर डे आपको 2 से 3 घंटे देने हैं एंड आप अपना पूरा पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो कि डिजॉल्व हो रहे हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है कि किस चीज़ में डिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पे पर लीटर आ रहा है, मीन्स 1000 ml। ठीक है, चेंज करके 1000 ml भी पूछा जा सकता है, तो वो आपका रहेगा मोलैरिटी। वहीं पे मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी में आपका सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सोल्यूट के, जो कि डिज़ोल्व हो रहे हैं पर केजी ऑफ, ठीक है, पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में। ठीक है, 1 पर kg ऑफ द सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ये डेफिनेशन अगर आपको मिलेगी तो वो आपकी रहेगी मोलैलिटी की। ठीक है, काफ़ी सिमिलर टर्म्स हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आप कब यूज़ करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन आपका इसको ppm से भी डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जब आपका पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी में भी आपकी सॉल्यूशन की बात हो रही है, मोलैलिटी में आपका पर kg ऑफ द सॉल्वेंट की बात हो रही है यहाँ पे आपकी सॉल्यूशन की। देन आपका आता है नॉर्मेलिटी, भी आपके एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या रहता है? इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी सिमिलर टर्म्स हैं, बस इसमें आपके सिंपली नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के लिए जाते हैं, बट नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, कितने ग्राम्स आपके सोल्यूट के इक्विवेलेंट है उस चीज़ को लिया जाता है एंड जो कि डिजोल्व किए जाते हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। ये आपके रहती हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन में आप एक चीज़ और एडिशनली याद रख सकते हैं कि अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ अननोन सब्सटेंस बाय एडिंग अ सब्सटेंस ऑफ नॉन क्वांटिटी। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं बाय एडिंग सब्सटेंस ऑफ नॉन क्वांटिटी? ठीक है, एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास नॉन है, तो उस नॉन क्वांटिटी वाले सब्सटेंस की हेल्प से हम एक अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये प्रोसेस आपका कहलाता है टाइट्रेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे मैं टाइट्रेट की बात करूँ तो टाइट्रेट क्या होता है? टाइट्रेट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसको हमें एनालाइज करना है। ठीक है, जिसको हमें एनालाइज करना है, जिसकी क्वांटिटी हमें अननोन है। ठीक है, बाकी जो टाइट्रेंट क्या है? टाइट्रेंट आपका वो सॉल्यूशन होता है जो कि हमारा नॉन कंसंट्रेशन का रहता है। ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन का रहता है, इसको हम एक्यूरेटली वे करते हैं, उसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं एंड टाइट्रेट के अगेंस्ट जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। देन जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी आपका सॉल्यूशन रहता है जो कि एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन से बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके सॉल्यूशंस होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट?
नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस है वो किस टाइप की टाइट्रेशन में इन्वॉल्व रहता है। सो इसमें वन बाय वन सारी टाइट्रेशन को देखते हैं। सबसे पहले आपकी आती है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि वाटर, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। वाटर एज अ सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया जाता है। सिंपली आपका एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस भी इन्हें कहा जाता है। देन जो आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन है इसमें आपका एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होता है एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जो कि बेसिकली आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा। सो यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन सेम डेफिनेशन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। देन अगर मैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस की बात करूँ तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपका कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, तो वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। जहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन आता है वो आपका कहलाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देन आती है आपकी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में वो सारे रिएक्शंस या मेथड्स आ जाते हैं जहाँ पे जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करके एक सॉल्युबल फॉर्मेशन करता है, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ सॉल्युबल बट स्लाइटली डिसोशिएटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्युबल तो रहेगा बट स्लाइटली डिसोशिएटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। एंड इसमें आपका बेसिकली EDTA का यूज़ जो है वो काफ़ी किया जाता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जो कि आपका एज अ कम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके एक और इम्पॉर्टेंट टाइट्रेशन रहती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें आपके साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो आपकी आती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये 5 जो है ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी एटलीस्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे हम इन सभी को डिस्टिंग्विश करेंगे। हर एक टाइप के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस which can easily be obtained in highly pure and crystalline form and used in the preparation of standard solution are known as। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके हाईली प्योर और क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं एंड इनको हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए। ये आपके सब्सटेंसेस कहलाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जांपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये आपके हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के, कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स तो आ गए कि जो हमें प्योर और क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय कंपैरिजन विद प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। इनकी हम कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम सिंपली प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपकी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स रहते हैं। इसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन पूछी गई है दैट इज रिगार्डिंग द प्राइमरी स्टैंडर्ड। दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से एग्जांपल प्राइमरी स्टैंडर्ड में आते हैं, कौन कौन से आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आते हैं, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NY10 NaOH सॉल्यूशन। NY10 NaOH सॉल्यूशन के लिए कितना अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायर्ड रहता है। ये आपका अमाउंट रहता है 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम अमाउंट जो है वो आपका NY10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऐसे ही कुछ आपके स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं जिनकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसकी प्रिपरेशन के लिए, NY10 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, NY10 सॉल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनकी कुछ आपको क्वांटिटीज़ जो है पता होनी चाहिए। तो उनको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इनको भी आप अपनी एक कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो जाए रिविज़न के लिए। सो सिंपली NaOH की हमें पता लगी, इट इज़ 4 ग्राम्स। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 के लिए आपकी क्वांटिटी कितनी रहती है, H2SO4 आपका लिक्विड है तो इसमें आपका 2.74 ml रहता है। इट इज़ 2.74 ml जो है वो आपका पर लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में जो है वो आपका रिक्वायर्ड रहेगा टू मेक NY10 H2SO4 सॉल्यूशन। यहीं पे अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला रहता है COOH का होल ट्वाइस लाइक दिस, COH डॉट 2H2O। तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड आपका हाइड्रस फॉर्म में इसकी क्वांटिटी रहती है 6.3 ग्राम। ठीक, कितनी रहती है, 6.3 ग्राम। बट यहीं पे अगर इसकी क्वांटिटी पूछ ली जाए कि एन हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड कितना रिक्वायर्ड रहेगा, तो एन हाइड्रस के लिए, ठीक है, एन हाइड्रस के लिए आपकी क्वांटिटी रहती है 4.5 ग्राम। ठीक है, इसके लिए कितनी क्वांटिटी रहती है, क्वांटिटी इज 4.5 ग्राम फॉर एन हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। तो ये दोनों ही आपको वैल्यूज जो हमें याद रखनी है, 6.3 फॉर हाइड्रस एंड 4.5 फॉर एन हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। देन नेक्स्ट आपका पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। ठीक है, KMnO4 है तो इसकी क्वांटिटी जो है वो आपकी रहती है 3.2 ग्राम। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, एसिडिक मीडियम में। कि अगर आपका मीडियम सॉल्वेंट एसिडिक है तो ये इसकी क्वांटिटी आपकी रहेगी 3.2 ग्राम्स। वहीं पे अगर आपका अल्कलाइन मीडियम है तो 5.26 ग्राम्स हो जाएगी इन अल्कलाइन मीडियम, किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। देन आपका आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी अगेन ये आपका क्या है, लिक्विड है तो ml में क्वांटिटी आएगी। सो इसकी क्वांटिटी रहती है 8.18 ml ऑफ 37.5% कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, इसमें आपका प्योर HCl नहीं लिया जाता है। ठीक है, हाईली कंसनट्रेटेड है, 37.5% काफ़ी कंसनट्रेशन होती है। तो 37.5% कंसनट्रेशन ऑफ HCl, कंसनट्रेटेड HCl का 8.18 ml को जब हम मिक्स करेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट के साथ में, तो वो आपकी क्वांटिटी आएगी कितनी, NY10 HCl की। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ बताई हैं ये आपकी पर 1 लीटर के लिए है। ठीक है, पर 1 लीटर के लिए। सेम अगर आपको जैसे 1 लीटर है मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो 4 ग्राम है इन 1000 ml में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज पूछ लिया जाता है कि आपको 500 ml के लिए बताना है, तो सिंपली ये आपका हाफ है तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये आपका 2 ग्राम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है। यहीं पे अगर आपका 500 की जगह पे 100 ml पूछ लिया जाए तो ये आपका 10th पार्ट है 1000 का, तो यहाँ पे आपका 4 ग्राम का भी 10th पार्ट हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, तो इट इज़ 0.4 ग्राम। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है। सो ट्रू वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रू वैल्यू है 10, मेजर्ड वैल्यू आपकी आई है 9.8। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 0.2। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस आपका रहता है एरर, इस डिफरेंस को कहते हैं एरर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वहीं पे अगर एक्यूरेसी प्रिसीजन की बात करूँ, सो एक्यूरेसी में क्या रहता है कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रू वैल्यू है 10, आपकी वैल्यू आ रही है 9, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो हाई है क्योंकि ये 10 के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो जो क्लोजनेस आपकी ट्रू वैल्यू के लिए आती है वो आपकी कहलाती है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे सिंपली क्लोजनेस के रिगार्डिंग आ जाएगा। प्रिसीजन आता है रिगार्डिंग द रिपीटेबिलिटी। प्रिसीजन इज रिपीटेबिलिटी कि आपने मेजर्ड वैल्यू आ रही है तो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी
सेम वैल्यू जो है वो बार बार आ रही है, चाहे वो ट्रू वैल्यू के पास में हो या नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपका ट्रू वैल्यू 10 है एंड आपकी जो मेजर वैल्यू है वो आ रही है 7.7, अगेन 7.6 आ गई, 7.5 आ गई, अगेन 7.7 आ गई। तो आपकी रिपीट हो रही है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। मीन्स आपके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिसाइज आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है। अगेन आपकी ये सेम वैल्यू अगर 9.8 के आसपास आ रही है, 9.9 आ रही है, 9.7 आ रही है, अगेन 9.8 आ रही है, तो रिजल्ट्स तो आपके प्रिसाइज आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स में मेजर्ड वैल्यू में रिपीटेडनेस आ रही है, बट ये आपका ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है। तो मीन्स दीज रिजल्ट्स आर ट्रू, मीन्स एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। तो ये जो हैं ये दोनों डिफरेंस आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। काफ़ी बार इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायस एरर, ठीक है। इनमें से बायस एरर किसे कहा जाता है? तो बायस एरर जो है वो आपका अनदर टर्म यूज़ की जाती है एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। काफ़ी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमने डिस्कस कर लिया, प्रिसीजन, एरर एंड मेथड, जो भी हम फॉर्मूला आप कह लें या कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी हम मेथड फॉलो करते हैं रिजल्ट पाने के लिए, वो आपका मेथड कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर। इनमें से कौन से टाइप का एरर जो है उसे इनडिटर्मिनेट एरर कहा जाता है? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, रैंडम एरर है, एरर इन मेथडोलॉजी है, केमिकल एरर है। तो अगर मैं टाइप ऑफ एरर की बात करूं तो इसमें आप मेजरली दो टाइप मेन जो है वो देखते हैं। एक आपका रहता है डिटर्मिनेट एरर, वन इज डिटर्मिनेट एरर, दूसरा आपका रहता है इनडिटर्मिनेट एरर। दूसरा कौन सा है? दूसरा इज इनडिटर्मिनेट एरर, ठीक है। अब डिटर्मिनेट एरर में क्या रहता है? डिटर्मिनेट एरर में ये कंडीशन रहती है कि जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हमें पता होता है कि ये किस वजह से एरर प्रोड्यूस हो रहा है। इनडिटर्मिनेट एरर में हमें रीज़न का पता नहीं चलता है, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रीज़न का पता लगाना कि क्या इसमें एरर हो सकता है, ठीक है। सो डिटर्मिनेट एरर में आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एरर इन मेथडोलॉजी, या तो मेथड ही गलत है तो उसमें एरर आ सकता है, केमिकल एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर इसमें हो सकते हैं। जबकि इनडिटर्मिनेट एरर्स जो हैं ये आपके एक्सीडेंटल होते हैं, ठीक है। इसमें हमें कॉज का पता नहीं लगता है, एक्सीडेंटली ये हो जाते हैं, या फिर इनको रैंडम एरर्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर, एंड इनको प्रिडिक्ट करना एंड एलिमिनेट करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो ये डिफरेंस इसमें रहता है, ठीक है। बाकी जो आपके डिटर्मिनेट एरर्स है इनमें टाइप के ऊपर जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे दी कि ये आपकी कंडीशन है, अब आप इसमें बताइए कि किस टाइप का ये एरर है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका काफ़ी क्लियर होगा कि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल आपने एक वेइंग मशीन ली, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो 700 ग्राम्स जो है वो प्लस बताता है, ठीक है। सो आपने किसी चीज़ का वे किया तो उसमें ऑटोमेटिकली 700 ग्राम्स हैं, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इसको ठीक करने के लिए आप कैलिब्रेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, तो उससे इसको क्योर किया जा सकता है। जो केमिकल एरर है, केमिकल एरर में क्या हो सकता है कि केमिकल आपका थोड़ा डिग्रेडेड है या केमिकल की क्वांटिटी जो है वो सही नहीं है, तो उसमें आपका ये केमिकल एरर हो सकता है। पर्सनल एरर एक आपका रहता है जो कि आपका पर्सनल कंडीशन की वजह से, जो आपका एनालिस्ट है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी तरफ से कोई एरर आ रहा है, तो वो आपका पर्सनल एरर हो सकता है। मेथडोलॉजी है कि मेथडोलॉजी में फॉर एग्जांपल आपको 4.5 ग्राम वेइ करना है, बट मेथडोलॉजी में आपको 5.5 दे दिया है, तो वो मेथडोलॉजी में एरर आ गया है, तो वो चीज़ें इसमें कुछ आ सकती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो कोई कंडीशन आपको मिलेगी तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का एरर जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल कंडीशंस आती हैं, तो इसमें आप इजीली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़।
इनमें से इम्प्योरिटीज़ के सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो मेथड और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ क्या हैं कि आप कोई भी टाइट्रेशन या कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका मेथड या प्रोसेस है, कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उस मेथड में भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है, कोई टेस्ट सैंपल है, ये कोई भी मटेरियल जो आप उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका इम्प्योर हो सकता है। स्टोरेज कंडीशन भी आपका इम्प्योरिटी के सोर्सेज रह सकते हैं। तो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसके अलावा डीकम्पोजिशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। केमिकल प्रोसेस हो गए, प्लांट मटेरियल्स हो गए, ठीक है। सो दीज डिफरेंट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनिस थ्योरी एन एसिड इज। सो कुछ आपकी थ्योरीज हैं एसिड एंड बेस को लेकर के, सारी की सारी थ्योरी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली बनता है, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी आर्हेनिस थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है, कभी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के ऊपर, कभी ल्यूइस थ्योरी के ऊपर। तो ये सारी आपकी थ्योरीज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट आपका है आर्हेनियस थ्योरी। सो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका एसिड क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड इज अ हाइड्रोजन आयन डोनर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन डोनर जो है वो आपका एक एसिड होता है। एंड बेस आपका जो है बेस इज अ हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन डोनर जो है वो आपका बेस कहलाता है एज पर द आर्हेनियस थ्योरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, केटाइन डोनर और हाइड्रोजन आयन डोनर। तो हाइड्रोजन आयन डोनर जो है इट इज़ कंसीडर्ड एज एसिड एज पर द आर्हेनियस थ्योरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक थ्योरी आपकी आती है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। कौन सी आती है? ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो आपका एसिड है, एसिड कौन सा रहेगा? एसिड विल बी अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। प्रोटॉन डोनर को आप एसिड कहेंगे। एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर को, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर को आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो ये थ्योरी है। एक आपकी थ्योरी आती है ल्यूइस थ्योरी। सो ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन रहती है? जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है ये आपका एसिड कहलाता है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात आएगी तो डोनर विल बी बेस। इसके अलावा दो थ्योरीज आपकी और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका इसेनोविच थ्योरी, इसेनोविच थ्योरी। तो इसेनोविच थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो आपका केटाइन डोनर है, ठीक है, केटाइन डोनर है वो आपका एसिड होता है, या फिर केटाइन डोनर होगा या फिर एनाइन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। केटाइन डोनर या फिर एनाइन एक्सेप्टर, उसको हम कंसीडर करेंगे एसिड। जबकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा, केटाइन एक्सेप्टर है एंड एनाइन डोनर है तो उसको हम कंसीडर करेंगे बेस। एक आपकी थ्योरी रहती है लक्स फ्लड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? लक्स फ्लड थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑक्साइड आयन डोनर है, ठीक है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर ये आपका होता है एसिड। एंड ऑक्साइड आयन डोनर जो है, ऑक्साइड आयन डोनर ये आपका होता है बेस। तो इसमें आपको डिफरेंट ये जो थ्योरीज हैं इनकी आपको पता होनी चाहिए कि एसिड आप किसको कहेंगे या बेस आप किसको कहेंगे। आप कोई भी एक चीज़ आप स्टडी कर लीजिए, चाहे वो एसिड के बारे में पढ़ लीजिए तो उसका ऑपोजिट आपका बेस रहेगा, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ईजिली क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी रिगार्डिंग द एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये थ्योरीज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप डेफिनेटली याद कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर। सो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सो आपके जो सॉल्वेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स रहते हैं। आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, आपके प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स रहते हैं, आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट्स रहते हैं, आपके एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट रहते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट नेचर। सो यहाँ पे सिंपली प्रोटोजेनिक की बात की गई है। तो प्रोटोजेनिक क्या होते हैं? प्रोटोजेनिक आपके इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं पे जो आपके प्रोटोफिलिक रहते हैं, ठीक है, कौन से रहते हैं? प्रोटोफिलिक जो सॉल्वेंट्स रहते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। प्रोटोफिलिक आपके बेसिक इन नेचर रहते हैं।
एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है इनमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो हम कह सकते हैं दीज आर द न्यूट्रल सॉल्वेंट, सो दे नीदर हैव एसिडिक नॉर बेसिक। एंड ये क्वेश्चन आपका 2016 रेलवे फार्मासिस्ट में ही पूछा गया था, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट के ऊपर। साथ ही जो आपका एम्फीप्रॉटिक है, एक कैटेगरी जो आपकी एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट की आती है। एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिसमें प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, ठीक है, प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनका नेचर आपको पता होना चाहिए एंड एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईमिथाइल फॉर्माअमाइड इज अ टाइप ऑफ। सो डाईमिथाइल फॉर्माअमाइड जो है वो किस टाइप का सॉल्वेंट है, ठीक है। चारों सॉल्वेंट हमने देख लिए, प्रोटोजेनिक देख लिया, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक, एम्फीप्रॉटिक। अब एग्जांपल की बारी है। तो जो आपका डाईमिथाइल फॉर्माअमाइड है, जिसको DMF भी कहा जाता है, तो DMF जो है ये आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, इट इज़ अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की बात करूँ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में, तो इसमें आपका पिरिडीन आ जाएगा, ठीक है, पिरिडीन इज ऑल्सो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इथाइलिन डायमाइन आ जाएगा, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन इसमें आ जाएगा, तो ये भी आपका प्रोटोफिलिक है। सो ये आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें याद रख सकते हैं। DMF आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपका ड्रग इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है एंड यहाँ पे भी पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2023 का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो होपफुली यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस हैं। देन आपका जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, प्रोटोजेनिक जो कि आपके एसिडिक इन नेचर रहते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इसमें आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड आ जाएगा। देन आपका फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड इसमें आपको एग्जांपल मिलेगा। प्रोपियोनिक एसिड आपको एग्जांपल मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक मीन्स जो कि आपका बेसिकली न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है, हेक्सेन इसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देन अगर मैं एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट की बात करूं, जिसमें एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक दोनों प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो इसमें आपका वाटर रहेगा एंड इथेनॉल रहेगा। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें याद रखने हैं, नेचर कैसा है सॉल्वेंट का वो भी आपको याद रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक बफर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। सो बेसिक बफर जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। सो सबसे पहले हम बफर की बात करते हैं कि बफर क्या है, क्योंकि काफ़ी बार डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बफर्स जो हैं ये आपके ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जो कि पीएच चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच, ठीक है। आपके सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज ना हो, कब चेंज ना हो, जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस या फिर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। आपके पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक पीएच है, मान लो 6.6 इसका पीएच है। अब मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, तो एसिड डालेंगे तो ये थोड़ा एसिडिक होने के चांसेस हैं। बट बफर सॉल्यूशंस आपके ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जब मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इसमें ऐड किया है इस सॉल्यूशन में, तो इसका पीएच जो है वो फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है, इसलिए बफर सॉल्यूशंस को ऐड किया जाता है। एंड इसमें आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहते हैं बफर के, एक आपका बेसिक बफर रहता है, दूसरा आपका एसिडिक बफर रहता है, ठीक है। इनमें आपको कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, क्या इसमें कंपोजिशन रहती है। काफ़ी सिंपल है, याद रखना, जो भी बफर, जिस भी टाइप का बफर आपके लिए पूछा गया है वो आपका वीक रहेगा, ठीक है, वो आपका वीक रहेगा एंड उसका ऑपोजिट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉर एग्जांपल बेसिक बफर पूछा गया है, तो यहाँ पे बेसिक पूछा गया, तो बेस जो है वो आपका वीक बेस रहेगा, वीक बेस। एंड इसका जो सॉल्ट रहेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है, एसिड जो है, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कंपोजिशन बनेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक है तो वीक बेस होना चाहिए, तो वीक बेस आपका सिर्फ एक ही में आ रहा है,
सो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे अगर आपको बेसिक की जगह पर एसिडिक बफर पूछा जाए, कि बेसिक की जगह पर एसिडिक बफर पूछा जाए, तो इसमें आपका क्या कंडीशन रहेगी? ठीक है, एसिडिक पूछा गया मीन्स इसमें मैंने क्या कंडीशन बताई, जो भी पूछा गया वो आपका वीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीक एसिड आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है। एंड जो इसका ऑपोजिट है, एसिड का ऑपोजिट बेस है, तो बेस जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो वीक एसिड एंड एट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये आपका एग्जाम्पल रहेगा एसिडिक बफर का। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसमें अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो जो बेसिक बफर है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा NH4OH, जो कि आपका वीक बेस है, प्लस आपका NH4Cl जो है, इसका आपका मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट आपका रहेगा। ठीक है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, तो इसका सॉल्ट आपका NH4Cl आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसमें एग्जाम्पल रहेगा बेसिक बफर का। एग्जाम्पल के तौर पे भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर में एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसमें आपका वीक एसिड है, जो कि आपका रहेगा CH3COOH, ये आपका क्या है, वीक एसिड है, प्लस सॉल्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, सॉल्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। सो सॉल्ट है NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका सॉल्ट रहेगा CH3COONA। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल रहेगी एसिडिक बफर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज यूज इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन आपकी डिफरेंट टाइप्स की हैं, एग्जांपल्स हमने देख लिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किया जाता है? ठीक है, सो फर्स्ट आपका ग्लास इलेक्ट्रोड। सो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है ये आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। देन आपका जो मरकरी इलेक्ट्रोड है, ये आपका जो है ये आपका कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज़ किया जाता है। सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है, सिल्वर इलेक्ट्रोड ये आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है ये आपका किस में यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। चारों के चारों आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, आपकी जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, उसी में आपके इंडिकेटर्स इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है, एंड उसी के डिफरेंट ये टाइप्स रहेंगे। तो यहाँ पे कम्प्लेक्सोमेट्रिक पूछा गया है, तो यहाँ पे कम्प्लेक्सोमेट्रिक कौन सा रहेगा, इट विल बी मरकरी 2 इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ग्लास इलेक्ट्रोड का भी आप अपने पास नोट करके रख लेना, सिल्वर इलेक्ट्रोड भी मेंशन कर लेना, एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी मेंशन कर लेना कि इसमें क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी अगर आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, तो वो आप याद रखेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, कैलोमल, या फिर सिल्वर क्लोराइड, या फिर सिल्वर AgCl क्लोराइड जो है वो आपका यूज़ किया जाएगा एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर में आपको ये नाम याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पोटेंशियोमेट्री। तो पोटेंशियोमेट्री में आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, सो आपकी डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड हैं, अलग अलग उनका प्रिंसिपल रहता है। सो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है कि किस किस के बीच में, ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो ग्राफ से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड। ठीक है, कंडक्टेंस के साथ आपका कौन सा एसोसिएटेड है, कौन सी इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड एसोसिएटेड है, इट इज़ कंडक्टोमेट्री। ठीक है, इट इज़ कंडक्टोमेट्री। पोटेंशियल एंड वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड, पोटेंशियल एंड वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड के लिए आपका इन्वॉल्व है पोटेंशियोमेट्री, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वहीं पे करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड, तो ये आपका प्रिंसिपल रहता है एम्पेरोमेट्री का, किसका, एम्पेरोमेट्री का। देन करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल, करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल है, तो ये आपका रहेगा पोलैरोग्राफी का, इट इज़ फॉर पोलैरोग्राफी।
तो ये भी आपको चारों के चारों इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट एनालिटिकल मेथड है, सिलेबस में मेंशन है, बेसिक प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिवली मीन्स किसी अदर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि किस किस के बीच में ग्राफ है, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाएगा कि अगर कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइटेन एडेड के बीच में ग्राफ है तो ये किस एनालिटिकल मेथड में आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका कंडक्टेंस होगा। वैसे ही आपके सिमिलर अदर ऑप्शंस को आप चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियोमेट्री का पूछा गया था, तो दैट इज द पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेन एडेड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेजर की जाती है। सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपका मास जो है ये मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मास वेट जो है ये आपका मेजर किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। वहीं पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ सो वॉल्यूम में आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की टाइट्रेशंस रहती हैं उसमें आपका वॉल्यूम मेजर की जाती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ये आपका मेज़र किया जाता है पोटेंशियोमेट्री में। किस में मेज़र किया जाता है, पोटेंशियोमेट्री में या फिर क्रोनो पोटेंशियोमेट्री में, ठीक है, या फिर क्रोनो पोटेंशियोमेट्री में। एंड जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये आपकी मेज़र की जाती है कंडक्टोमेट्री में। किस में मेज़र की जाती है, कंडक्टोमेट्री में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है दैट इज़ अ करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट जो कि आपका किस में मेजर किया जाता है, पोलैरोग्राफी, ठीक है, पोलैरोग्राफी एंड एम्पेरोमेट्री में, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो है मेजर किया जाता है। तो मैंने एक दो क्वेश्चन ही हर एक टॉपिक से लिए गए हैं। सो ऑप्शंस को मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपको हर एक जो टॉपिक है अलाइन टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको हर एक ऑप्शन जो भी एडिशनली मैं बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली अपने पास नोट करके रखना है ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे भी इजी हो जाए। एंड आपके जो अलाइन टॉपिक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रेविमेट्री के बारे में पूछा है, एग्ज़ाम में आपको कंडक्टोमेट्री के बारे में आ जाए क्वेश्चन, तो आप उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर पाएँ। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पिछले जो 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन था जिसमें एसिड एंड बेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर उसको आप याद रखेंगे तो बफर के बारे में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ईजी आप इस क्वेश्चन को डिटरमाइन कर पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपके वो रहेंगे जो कि आपके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, जो कि आपके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने कंपोनेंट आयंस में। उनको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग की जगह पे अगर मैं वीक एसिड या वीक बेस की बात करूँ, तो वीक एसिड या वीक बेस क्या होगा, जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा या फिर आयनाइज ही नहीं होगा, तो वो आपके रहेंगे वीक एसिड और वीक बेस रिस्पेक्टिव अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल्स अब इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस पूछा गया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एज वेल एज आपका KOH जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कुछ एग्जांपल इसमें आप याद रख सकते हैं। डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। HCl क्या है, तो HCl जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl क्या है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसके अलावा आपका H2SO4 जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। देन आपका अगर मैं CH3COH की बात करूँ, सो ये आपका क्या है, इट इज़ अ वीक एसिड, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ वीक एसिड। एंड वहीं पे अगर मैं बेस की बात करूँ, वीक बेस की बात करूँ, तो NH4OH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये आपका एसिटिक एसिड है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वीक बेस। दो चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको याद रखनी है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने पास नोट कर लेना।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स द अनडिसोशिएटेड इंडिकेटर एसिड और अ बेस हैज़ कलर डिफरेंट देन इट्स आयन। सो आपकी जो थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स रहती हैं उसमें आप दो मेन थ्योरीज पढ़ते हैं। एक आपकी रहती है ओस्टवाल्ड थ्योरी, दूसरी आपकी रहती है रेजोनेंस थ्योरी। सो ओस्टवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका जो अनडिसोशिएटेड इंडिकेटर एसिड है या बेस है, तो इसका कलर जो है वो उसके आयंस के कंपैरिजन में डिफरेंट रहेगा। ये आपका दिया गया है एज पर द ओस्टवाल्ड थ्योरी। एंड रेजोनेंस थ्योरी क्या बताती है, तो रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड जो इनमें डिफरेंस आता है कुछ कंपाउंड्स के बीच में, कलर का डिफरेंस आता है एसिड और बेस मीडियम के बीच में, वो बेसिकली उनके जो स्ट्रक्चर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर की, उनमें डिफरेंसेस की वजह से कलर चेंज आता है। तो ये बेसिक आप डेफिनेशंस इसमें याद रख सकते हैं। बाकी हो सकता है रेयरली पूछा जाए या पूछा भी जा सकता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जो आपके मिक्स्ड इंडिकेटर्स हैं वो किस टाइप की एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। सो मिक्स्ड इंडिकेटर्स ये आपके बेसिकली यूज़ होते हैं वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इसमें आप एग्जांपल जो है वो काफ़ी इजीली हर एक टाइट्रेशन के याद रख सकते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स देख लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के देख लिए, वीक एसिड के लिए देख लिए, वीक बेस के देख लिए। तो आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा आपका टाइप है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन दे दिया कि ये दोनों है तो इसमें किस टाइप की ये टाइट्रेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। तो इस टाइप से आप इसका आइडिया लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो मिक्स्ड इंडिकेटर्स आपके वीक एसिड वीक बेस में यूज़ किए जाते हैं। अदर जो एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, इनमें अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। चार आपकी मेन टाइट्रेशन रहती हैं। फर्स्ट की बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसमें आपका इंडिकेटर यूज़ किया जाता है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा यूज़ किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। मिथाइल रेड यूज़ किया जाता है। फिनोप्थलीन यूज़ किया जाता है। फिनोप्थलीन ये आपका इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। देन ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इसमें यूज़ किया जाता है। फिनोल रेड इसमें यूज़ किया जाता है। फिनोल रेड इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स के। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ सो इसमें आपका एक तो फिनोप्थलीन आ जाएगा, फिनोप्थलीन। ठीक है, देन आपका थाइमोल थैलिन, थाइमोल थैलेन ये आपका यूज़ किया जाता है। देन आपका थाइमोल ब्लू आपका यूज़ होता है। तो ये आपके एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में याद रखेंगे। देन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करूँ तो इसमें आपका मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। मिथाइल रेड यूज़ किया जाता है। ब्रोमोफिनॉल यूज़ होता है, ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमोक्रिसोल भी इसमें यूज़ किया जाता है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। ठीक है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। तो ये कुछ एग्जांपल आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये सारे आपके इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। सो अगर किसी अदर इंडिकेटर्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर हैज़ पीएच रेंज 8.3 टू 10.0। सो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसकी पीएच रेंज जो है वो 8.3 से लेकर के 10 तक है। तो ये इंडिकेटर आपका होता है फिनोप्थलीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड जो फिनोप्थलीन है इसका जो कलर एसिडिक सॉल्यूशन में है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपका कलरलेस रहता है, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन में, अल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो आपका हो जाता है पिंक। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी आप याद रखेंगे कलर के बारे में, किस सॉल्यूशन में कैसा कलर होता है एंड किस एसिडिक में कैसा कलर होता है एंड बेसिक यानी कि अल्कलाइन में कैसा कलर होता है। इसके अलावा मिथाइल रेड की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज रहती है वो आपकी रहती है 4.2 से लेकर के 6.3 के बीच में।
ठीक है। एंड ये आपका एसिडिक कंडीशन में इसका जो कलर रहता है वो आपका रहता है रेड, एंड बेसिक कंडीशन में इसका कलर रहता है येलो। बेसिक कंडीशन में इसका कलर रहता है येलो। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देन ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन की बात करूँ तो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन का पीएच रेंज रहती है 3.6 से लेकर के 5.2 तक, एंड इसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रहता है येलो, एसिडिक में येलो, एंड बेसिक कंडीशन में इसका कलर रहेगा ब्लू। ठीक है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन के लिए। देन थाइमोल्फथैलेन की बात करूं तो थाइमोल्फथैलेन का पीएच रेंज आपकी 9.3 से लेकर के 10.5 रहेगी, एंड एसिडिक में ये आपका कलरलेस रहेगा, इट इज़ कलरलेस, एंड बेसिक कंडीशन में ये आपका पिंक रहेगा एज सेम एज अ फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। इस पर्टिकुलर जो आपके डिफरेंट इसके अलावा कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, उनको मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको ऐड कर दूंगा इस पीडीएफ में, ताकि आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना सारी चीज़ें। ठीक है, सो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अभी जो आपको करंटली इनिशियल कुछ मिनट्स में वीडियो अपलोड होने के बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ये टेबल्स, एडिशनल टेबल्स नहीं मिलेंगे, बट जैसे ही मैं उनको क्रिएट करके आपको दे दूंगा तो वो आप जो है वो अपडेटेड पीडीएफ में आपको वीडियो में डाल दूंगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनमें से नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, एक्वस में आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, सो नॉन एक्वस में क्या रहेगा आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटोनाइट्राइल एंड अल्कोहल्स। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप याद रख लेंगे CH3COH, एसिटोनाइट्राइल आपका रहता है CH3CN, एंड अल्कोहल में आपके डिफरेंट आ जाते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। सो ये सारे आ जाएंगे, जैसे कि मिथेनॉल आपका CH3OH आ गया। ठीक है, C2H5OH जो है ये आपका आ गया इथेनॉल में। तो ऐसे आपके डिफरेंट अल्कोहल्स जो हैं वो आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ वीक बेसिस बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं, मीन्स क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं वीक बेसिस की बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन की हेल्प से आप वीक बेसिस की जो है वो डिटर्मिनेशन करते हैं। सो ये आपका मेथड रहता है एसिडीमेट्री। कौन सा मेथड रहता है, एसिडीमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडीमेट्री है। ठीक है, एसिड ऑपोजिट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अगर एसिडीमेट्री आएगा तो आप उसमें बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। अल्कलीमेट्री, अल्कली मीन्स बेस है। ठीक है, अल्कलीमेट्री में आप वीक एसिड्स को मेजर करेंगे। ठीक है, अल्कलीमेट्री में आप क्या चीज़ मेजर करेंगे, एसिड्स को, वीक एसिड्स की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करेंगे बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये दोनों मेथड आपके इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली किस चीज़ की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सैंपल्स के आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उनको बारी बारी हम एक एक चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले एसिडीमेट्री के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहीं पे इसी को थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें आप कुछ बेसिक ड्रग्स की डिटर्मिनेशन करेंगे। बेसिक ड्रग्स की जैसे कि एफेड्रिन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका एफेड्रिन हो गया। ठीक है, एड्रेनालिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, या फिर आपका कैफ़ीन हो गया, कैफ़ीन हो गया, एसाइक्लोविर हो गया। ठीक है, एसाइक्लोविर हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एसिडीमेट्री के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एसिडीमेट्री में, तो इसमें आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसमें, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है जो कि एसिडीमेट्री में यूज़ होता है। एसिडीमेट्री में ही अगर आप टाइट्रेंट के बारे में अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो टाइट्रेंट जो है ये आपका रहता है परक्लोरिक एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड आपका टाइट्रेंट रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है HClO4, तो ये आप फॉर्मूला भी इसमें याद रखेंगे। एसिडीमेट्री में कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, तो इंडिकेटर्स तो आपके हर एक टाइट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका कलर चेंज जो है वो वायलेट से लेकर के, ठीक है, वायलेट से ये चेंज होता है येलोइश ग्रीन में।
ठीक है, ये आपका कलर चेंज देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एसिडिमेट्री के बारे में। देन जो आपका अल्कलीमेट्री है, अल्कलीमेट्री जो है इसमें आपके एसिडिक ड्रग्स की डिटर्मिनेशन होती है, एसिडिक ड्रग्स की, जैसे कि आपका नेलिडिक्सिक एसिड हो गया, नेलिडिक्सिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर फ्लोरोयूरासिल हो गया, ठीक है, फ्लोरोयूरासिल ड्रग हो गया। तो ये आपके कुछ एसिडिक ड्रग्स हैं जिनकी डिटर्मिनेशन आपकी अल्कलीमेट्री से होती है। अब अल्कलीमेट्री में आपके प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है। कौन से? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि आपका डीएमएफ आ गया, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आ गया, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर टाइट्रेंट की बात यहाँ पे कर दी जाएगी, टाइट्रेंट की बात, तो टाइट्रेंट इसमें आपका यूज़ होता है सोडियम मिथॉक्साइड। टाइट्रेंट कौन सा है? सोडियम मिथॉक्साइड इसमें एज अ टाइट्रेंट यूज़ किया जाता है। देन इसमें इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं, इंडिकेटर की, तो इसमें आपका इंडिकेटर यूज़ होता है थाइमोल ब्लू। कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है? इंडिकेटर इज थाइमोल ब्लू, जिसका कलर चेंज जो है वो आपका देखने को मिलता है पिंक से, इसका कलर चेंज होगा ब्लू में। तो ये दोनों ही टाइट्रेशन आपके इंपॉर्टेंट है, अल्कलीमेट्री, एसिडिमेट्री। सो ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारे पॉइंट आप अपने पास नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिमेट्रिक इंडिकेटर यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ लिग्नोकेन इज, ठीक है। अब हमें इंडिकेटर यहाँ पे बताना है, कौन सा इंडिकेटर है? एसिडिमेट्रिक इंडिकेटर है, जो कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड की डिटर्मिनेशन के लिए, टाइट्रेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर जो है इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपका क्लोरप्रोमाजीन के लिए यूज़ होता है, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड के लिए, ठीक है। देन आपका नेप्थोल बेंजीन जो है ये आपका इंडिकेटर है, जो कि आपका क्लोनिडिन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड के लिए, एज वेल एज अल्फा नेप्थोल बेंजीन जो है ये आपका फिनाइटोइन, ठीक है, फिनाइटोइन सोडियम के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट आप एग्जांपल्स इसमें एटलीस्ट याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज्ड इन मोहर्स मेथड इज, मोहर्स मेथड में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? सो जो आपका बेसिकली मोहर्स मेथड है, ये क्या होता है? सो इसमें आपका ये मेथड जो है वो, इसमें एंड पॉइंट को डिटरमाइन किया जाता है। इसमें आपका एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, कलर्ड प्रेसिपिटेट्स इसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि आपका एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक पॉइंट इसमें आप मोहर्स मेथड में ये याद रखेंगे, ठीक है, किसकी डिटर्मिनेशन के लिए? क्लोराइड आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए एंड ब्रोमाइड आयंस के लिए की डिटर्मिनेशन के लिए, किसमें? न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस की डिटर्मिनेशन अगर आपको करनी है तो आपके लिए मोहर्स मेथड जो है वो यूज़फुल रहेगा। एंड एंड पॉइंट डिटरमाइन होता है कलर्ड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन के साथ में। अब इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है? तो इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपका रहता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिक इसमें क्या रहता है? इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है AgNO3, ये आपका रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ में, जिसमें आपकी फॉर्मेशन होगी AgCl, ठीक है, इसके आपके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे एंड NaNO3 की फॉर्मेशन इसमें होगी, ठीक है, ये आपका डिफरेंट रिएक्शन है। अब इसमें जो AgNO3 है दैट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये आपका यूज़ होता है एज अ टाइट्रेंट, ठीक है, इसका यूज़ क्या है? ये आपका यूज़ होता है एज अ टाइट्रेंट, या फिर ये आपका यूज़ होता है एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी है एंड इसका मेन यूज़ जो है वो एज अ टाइट्रेंट, एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपका NaCl का यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें आपका पोटेशियम क्रोमेट भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपका यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर इज पोटेशियम क्रोमेट, ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। एंड इसमें किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? तो ये प्रेसिपिटेट आपके रहते हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट।
कौन से प्रेसिपिटेट रहते हैं, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड इन विच सिल्वर आयंस वाज ट्रीटेड विद थायोसाइनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन यूजिंग फेरिक आयन एज एन इंडिकेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए हैं, वो मल्टीपल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, जो मेथड है आपका वोल्हार्ड्स मेथड, ठीक है। तो वोल्हार्ड मेथड में क्या रहता है, तो इसमें आप सिल्वर आयंस को की रिएक्शन होती है थायोसाइनेट के साथ में, किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज फेरिक आयन, ठीक है। फेरिक आयन इसमें आपका इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, वोल्हार्ड मेथड। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, थायोसाइनेट है, फेरिक आयन इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मेथड के ऊपर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन जो कि आपकी फिनोमिना रहता है, ठीक है, वर्क फिनोमिना रहता है, एंड अब्जॉर्प्शन जो कि आपका सरफेस फिनोमिना रहेगा, ठीक है। सो सरफेस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड आपका मेथड रहता है फेजांस मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसमें आपका बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एसिटिक डाइज इसमें यूज़ की जाती हैं, एसिटिक डाइज का यूज़ होता है, एज वेल एज आपका बेसिक डाइज का यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें आप फेजांस मेथड में दो ही चीज़ें, एक तो आप क्या नेचर, किस नेचर के ऊपर बेस्ड है, तो एब्जॉर्प्शन नेचर के ऊपर बेस्ड है, एंड किस टाइप के इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपका एसिडिक डाइज यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ फ्लोरेजिन, ठीक है। फ्लोरेजिन इसमें डाई यूज़ की जाती है, एसिडिक एंड ईओसिन, ठीक है। ये आप डाइज का याद रखेंगे। एंड बेसिक डाइज में इसमें आपका यूज़ किया जाता है रोडामाइन, ठीक है। रोडामाइन सीरीज़ के जो आपके डाइज रहती हैं वो आपकी बेसिक डाइज होती हैं, एज एन इंडिकेटर यूज़ की जाती हैं फेजांस मेथड में। इस मेथड में अगेन आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है विद अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl के साथ इसमें आपको ये यूज़ किया जाता है। देन आपका जो pH रेंज जो इसमें आपकी एनालाइज की जाती है क्लोराइड आयंस के लिए, ठीक है, वो आपकी रहती है 6.5 से लेकर के 10.3 के लिए क्लोराइड आयंस के लिए pH रेंज है। और अगर यहीं पे ब्रोमाइड आयंस की बात की जाएगी या फिर आयोडाइड आयंस की बात की जाएगी, तो इसके लिए आपकी जो pH रेंज रहती है वो रहती है 2.0 से लेकर के 10.3, ठीक है। काफ़ी डीप चीज़ें हैं इसमें। आप मेन दो मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या है, एक तो नेचर क्या है, एंड डाइज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी आपको याद रखने के लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की एस्टिमेशन के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए आपके सिमिलर टाइप्स के रिएक्शन आपके सभी इनमें रहेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के लिए आपका पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर, जो कि आपका अगर 5% कंसनट्रेशन में जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला इसमें आप याद रखेंगे K2CrO4, ठीक है। 5% पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड की एस्टिमेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। सेपरेट टॉपिक ये आपका सिलेबस में दिया जाता है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट्स वाई इसका मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ इसमें रहने वाली है। रिएक्शन आपका सेम है जो हम प्रीवियसली हम देख रहे हैं, जैसे कि आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपका NaCl के साथ रिएक्ट करेगा एंड ये फॉर्म करेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रिएक्शन रहता है। देन आपका इंडिकेटर रिएक्ट करता है एंड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA क्या है। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा
एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लिगेंड है, एक तरीके से कम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है। किसमें? कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज अ कम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है वो ये यूज़ होता है। एंड ये आपका 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, अपने साथ में 6 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। दैट्स वाई ये आपका होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। इट इज़ अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर इसका मैं स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे आपके 2 अल्काइल ग्रुप CH2 रहेगा। दोनों ही ग्रुप जो है वो आपके नाइट्रोजन्स के साथ अटैच हैं। हर एक नाइट्रोजन जो है वो आपके 2 ग्रुप के साथ अटैच है, दैट इज़ CH2COOH, ठीक है। यहाँ पे भी CH2COOH आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन आपका ये नाइट्रोजन भी CH2COOH के साथ बॉन्ड रहेगा, CH2COOH के साथ बॉन्ड रहेगा। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है EDTA का। 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, 2 अमाइन ग्रुप अटैच हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इरियोक्रोम ब्लैक टी इज। इरियोक्रोम ब्लैक टी क्या है? तो इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है ये आपका एक मेटेलोक्रोम इंडिकेटर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में ही पूछा गया था, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो ये आपका रिपीट हो सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके इंडिकेटर्स, ठीक है, जो आपके इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, इंडिकेटर्स किस में? कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो आपके इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं उनको मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर कहा जाता है, या फिर पीएम इंडिकेटर्स इनको कहा जाता है। कौन से? पीएम इंडिकेटर्स। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट फॉर्म्स में जो है बन सकता है। मेटेलोक्रोम की जगह पे पीएम इंडिकेटर नाम दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप की टाइट्रेशन में ये इंडिकेटर यूज़ होता है, तो दैट इज़ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसमें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो ये अनदर नाम भी इसके रहते हैं, जैसे कि सोलोक्रोम ब्लैक टी। सोलोक्रोम ब्लैक टी इसका नाम रहता है, मोड्रेंट ब्लैक टी इसका नाम रहता है, ठीक है। मोर्डेंट ब्लैक टी इसका नाम रहता है। तो ये डिफरेंट आपके नाम जो है वो इरियोक्रोम ब्लैक टी के रहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसमें और अदर चीज़ें आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, दैट इज़ द कलर, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूशंस आपके रहते हैं, जैसे कि आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया एंड बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। न्यूट्रल टू बेसिक कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका इरियोक्रोम ब्लैक टी का क्या कलर रहेगा, वो कलर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसिडिक मीडियम में इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है ये आपका रेड कलर देगा, न्यूट्रल में ये आपका ब्लू कलर देगा, बेसिक में ये जो है ये आपका येलोइश ऑरेंज कलर देगा। कौन सा कलर देगा? येलोइश ऑरेंज कलर इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये कलर आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन कलर से भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरेक्साइड शोज विच कलर एट एसिडिक पीएच। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कलर के ऊपर पूछा जा सकता है। तो म्यूरेक्साइड भी आपका इंडिकेटर है, जो कि आपका कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। एंड म्यूरेक्साइड जो है वो एसिडिक पीएच में रेड वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? रेड वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। यहीं पे ये आपका न्यूट्रल पीएच पे जो है वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रल टू बेसिक। एंड हाईली बेसिक कंडीशन में ये आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हाईली बेसिक में आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और आप इसमें याद रखेंगे इंडिकेटर, दैट इज कैलमेगाइट। कौन सा इंडिकेटर है? कैलमेगाइट, ठीक है। कैलमेगाइट किस कलर, कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे 3 कंडीशंस, फर्स्ट आपकी एसिडिक आ गई, एसिडिक में आपका रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रल टू बेसिक, ठीक है। सो इसमें आपका ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। एंड जो आपका बेसिक कंडीशन है, हाईली बेसिक कंडीशन है, उसमें ये आपका कलर प्रोड्यूस करेगा रेडिश ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये आप 2-3 एग्जांपल हैं, ठीक है। एक हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी के कलर्स देख लिए, म्यूरेक्साइड के कलर देख लिए,
कैलमेगाइट का कलर देख लिए। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं एंड इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn2 positive cannot be directly treated with EDTA because so मैंगनीज जो है ये आपका टाइट्रेट डायरेक्टली इसको इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड के साथ टाइट्रेट नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो बेसिकली आपका जो मैंगनीज है ये आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन से, ठीक है, आपकी टाइट्रेशन मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। जो आपकी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है आपकी डायरेक्ट हो सकती है, ठीक है, इनडायरेक्ट हो सकती है, बैक टाइट्रेशन आ सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं। सो डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या है कि आपने नॉन क्वांटिटी को आपने सिंपली रिएक्ट किया एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई, उससे आपको क्वांटिटी का पता लग गया। बट आपका जो मैग्नीज है इसको आप डायरेक्टली ईडीटी के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि MnOH2 की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। जो आपका कंपाउंड है ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ MnOH, जिसकी वजह से इस मेटल को हम डायरेक्टली EDTA के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसमें किया क्या जाता है, इसमें आपका बैक टाइट्रेशन जो है वो यूज़ की जाती है। बैक टाइट्रेशन क्या रहती है, तो इसमें बैक टाइट्रेशन में आपका एक्सेस अमाउंट लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट लिया जाता है EDTA का, ठीक है, जो कि आपका मेटल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है। मेटल सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट EDTA का ऐड किया जाएगा जिसको हमें एनालाइज करना है एंड उस एक्सेस अमाउंट को बैक टाइट्रेट किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो मैग्नीज के साथ क्या रोल रहेगा कि हमने EDTA का एक्सेस अमाउंट ले लिया, अब इसको हमने ऐड कर दिया मैग्नीज के एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में हमने एक्सेस अमाउंट ऐड कर दिया। अब जो अमोनिया बफर रहेगा, ठीक है, अब अमोनिया बफर को हम यूज़ करेंगे पीएच को एडजस्ट करने के लिए एंड जो एक्सेस EDTA हमारा बचेगा उसको हम बैक टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसको हम बैक टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। ब्यूरेट में इंडिकेटर हम कौन सा यूज़ करेंगे, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। मॉडर्न ब्लैक टी जो है वो आपका इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप बैक टाइट्रेशन के बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। मैग्नीज को क्यों डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जा सकता है उसका आप इसमें याद रखेंगे एंड बैक टाइट्रेशन किससे की जाती है जो कि आपका है जिंक सॉल्यूशन, वो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे एंड इंडिकेटर आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी है तो ये आप कॉमनली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप इसमें नॉर्मली याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम मास या फिर वेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आप करेक्ट स्टेप क्या हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के परफॉर्म करने के लिए। सो 5 बेसिक स्टेप में आपकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म होती है। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका रहता है कि सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, ठीक है। सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना ये आपका पहला स्टेप रहता है। फिर जब आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, जो आपका कंपाउंड है उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, तो ये आपका दूसरा स्टेप आ जाता है। प्रेसिपिटेशन के बाद में क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन के बाद में आपकी प्रेसिपिटेट्स की डाइजेशन होगी। प्रेसिपिटेट्स की डाइजेशन आपका तीसरा स्टेप रहता है। देन तीसरे स्टेप के बाद में आपकी होती है ड्राइंग वॉशिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। आपका प्रेसिपिटेट आ गया, प्रेसिपिटेट की डाइजेशन आपने कर दी, उसके बाद आपने प्रेसिपिटेट को वॉश किया, ठीक है। आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राइंग एंड इग्निशन हुई। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहता है किसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं उसका। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबसे पहले पहला स्टेप, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर आपका तीसरा स्टेप दैट इज प्रेसिपिटेशन, देन आपका दूसरा स्टेप दैट इज द डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देन आपका पांचवा स्टेप दैट इज वॉशिंग एंड फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट एंड उसके बाद में आपका आता है लास्ट स्टेप दैट इज द ड्राइंग एंड इग्निशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे रिगार्डिंग द ड्राइंग एंड इग्निशन, जो कि आपका लास्ट स्टेप रहता है,
ठीक है। इसमें आपको टेम्परेचर याद रखना है कि अगर टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या आंसर रहेगा। तो अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो ड्राइंग जो है ये आपकी 120 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक ओवन में ड्राइंग की जाती है। इग्निशन की बात करूँ तो इग्निशन के लिए जो आपका टेम्परेचर रहता है वो 600 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है, जो कि आपकी की जाती है मफल फर्नेस में। ठीक है, मफल फर्नेस इंस्ट्रूमेंट में आपकी इग्निशन की जाती है। तो ये 2 टेम्परेचर्स में आप सिंपली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म डाईएज़ोटाइजेशन। तो आपकी जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है वो आपके रिएक्ट करेंगे HCl की प्रेजेंस में डाईएज़ोटाइजेशन, जिसमें हमें फॉर्म होगा। ठीक है, सो ये आपका जो रिएक्शन है इसमें आपका सोडियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? सोडियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन। एंड ये आपका रिएक्शन कहलाता है डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये आपकी टाइट्रेशन होती है डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो इसमें आपका सोडियम नाइट्राइट फॉर्म होता है। अनदर इसका फॉर्मूला भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो ये आपका फॉर्मूला इसका रहता है NaNO2। ठीक है, NaNO2 के साथ रिएक्शन होता है, आपका HONO की फॉर्मेशन होती है, जिसको आप लिख सकते हैं HNO2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपकी फॉर्मेशन होती है एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। एंड ये आपका जो ऑब्टेन, ये आपका नाइट्रस एसिड है। ये नाइट्रस एसिड जो है ये आपका रिएक्ट करता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ डाइज़ोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए। इसमें आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि इंडिकेटर इसमें कौन सा यूज़ होता है। तो इसमें आपका स्टार्च आयोडीन पेपर का यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। कलर प्रोड्यूस आयोडीन आपका यूज़ किया जा रहा है तो आपका डेफिनेटली ब्लू कलर जो है वो इसमें प्रोड्यूस होगा एट द एंड पॉइंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आप याद रखेंगे। बाकी किस चीज़ की, किस ड्रग की डिटर्मिनेशन के लिए आप टाइट्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इसमें आप सल्फानिलामाइड ड्रग रहता है, सल्फानिलामाइड जो कि आपका सल्फोनाइड कैटेगरी में आता है। अदर आपके डिफरेंट सल्फोनामाइड्स आपके यूज़ किए जाते हैं, जिनकी डिटर्मिनेशन के लिए डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होती है आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका सिंपली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपका रिडक्शन होती है। कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीडेशन ये आपका है ऑक्सीजन, ये आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की आप डेफिनेशन आप इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। सो ये आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं, हर एक डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ इंडिकेटर इन्वॉल्व इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपका सेल्फ इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है। सो रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपका सेल्फ इंडिकेटर है वो आपका यूज़ होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे सिंपली बात करते हैं सेल्फ इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर मीन्स आपका एक ऐसा एजेंट रहेगा, ठीक है, जो कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं कि वो एक टाइम के बाद में इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में अगर उसकी सिंगल ड्रॉप भी ऐड की जाएगी तो वो अपना कलर चेंज जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, सो वो आपका कहलाता है सेल्फ इंडिकेटर। मीन्स हमें एक्सटर्नली इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टाइट्रेंट है, ठीक है, जो आपका टाइट्रेंट है वो खुद ही एज एन इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं सेल्फ इंडिकेटर। रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके अलावा अगर मैं पोटेशियम फेरिक साइनाइड की बात करूं, तो पोटेशियम फेरिक साइनाइड जो है ये आपका यूज़ किया जाता है एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है तो एक्सटर्नल इंडिकेटर रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है
फेरिक, पोटेशियम फेरिसाइनेट, तो ये आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। एंड जो आपकी फेरस आयरन रहता है, ठीक है, फेरस आयरन है, ठीक है, फेरस आयरन की टाइट्रेशन जो है वो आपकी की जाती है K2Cr2O7, ठीक है, ठीक है, K2Cr2O7 जो कि आपका पोटेशियम फेरिसाइनेट है, उसके साथ आपकी फेरस आयरन की टाइट्रेशन की जाती है। तो ये इसमें आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन टाइट्रेशन आयोडीन लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज टाइट्रेटेड। सो आपकी आयोडीन टाइट्रेशन बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टाइप रहते हैं, एक आपकी रहती है आयोडीमेट्री एंड दूसरी आपकी रहती है आयोडोमेट्री। सो आयोडीमेट्री जो है, आयोडीमेट्री, इसमें आपका स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया जाता है, मीन्स डायरेक्ट आप इसमें आयोडीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जो आयोडोमेट्री है, आयोडोमेट्री में क्या कंडीशन रहती है, जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो आपका आयोडीन है वो आपकी लिबरेट होती है एंड, ठीक है, उसको देन आपका टाइट्रेट किया जाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा आयोडोमेट्री के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट इन ब्रोमेटोमेट्री। ब्रोमेटोमेट्री में पोटेशियम ब्रोमेट का क्या रोल है, ठीक है। सो ब्रोमेटोमेट्री में बेसिकली क्या किया जाता है, आपका जो पोटेशियम ब्रोमेट है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो पोटेशियम ब्रोमेट है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जो आपका इसमें इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर आपका रहता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर। सो ये दो चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि आपका जो पोटेशियम ब्रोमेट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पोटेशियम ब्रोमेट ही आपका यूज़ किया जाता है एज अ टाइट्रेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। एंड इंडिकेटर दूसरी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज द मिथाइल ऑरेंज। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर इज यूज्ड इन डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री में इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है। सो डाइक्रोमेट्री में आपका इंडिकेटर यूज़ होता है डाईफिनाइल अमाइन, ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है, डाईफिनाइल अमाइन, इसमें आपका इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज़ K2Cr2O7, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखा जो कि था ब्रोमेटोमेट्री के बारे में, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, दैट इज़ पोटेशियम ब्रोमेट। एंड डाइक्रोमेट्री में आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों चीज़ें आपको याद होगी। इंडिकेटर आपको याद रखना है कि इंडिकेटर आपका डाईफिनाइल अमाइन है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए आपकी डाइक्रोमेट्री यूज़ की जाती है, तो ये आपकी फेरिक, ठीक है, आयरन टू सॉल्ट को डिटरमाइन करने के लिए डाइक्रोमेट्री का यूज़ किया जाता है। यहीं पे अगर मैं ब्रोमेटोमेट्री की बात करूँ, वहाँ पे हमने देखा नहीं, तो ब्रोमेटोमेट्री जो है, ब्रोमेटोमेट्री का जो यूज़ है वो आपका ब्रोमेटोमेट्री का यूज़ जो है वो आपका किया जाता है टू डिटरमाइन एज़ोफेनम, ठीक है, एज़ोफेनम को डिटरमाइन करने के लिए, एंटीमोनी को डिटरमाइन करने के लिए, एंटीमोनी को डिटरमाइन करने के लिए, आर्सेनिक एंड आयोडाइड को डिटरमाइन करने के लिए। सो इन डिफरेंट कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन के लिए आपका ब्रोमेटोमेट्री यूज़ की जाती है, डाइक्रोमेट्री आयरन टू सॉल्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो अगर पोटेशियम आयोडेट के साथ हम टाइट्रेशन करेंगे तो ये टाइट्रेशन आपकी यूजफुल होती है विटामिन सी को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी आपका जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू टाइट्रेशन होती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखेंगे,
ठीक है। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर अप हो गए हैं। अभी कुछ आपको सिमिलर टॉपिक से मैंने और एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं, तो वो आप एक बार डेफ़िनेटली इनको रिविज़िट कीजिएगा। सिमिलर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन एडिशनली हैं, वहाँ पे मैं आपको एडिशनली इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन कर दूँगा। जैसे कि आपका रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ, रिडक्शन क्या है? सो रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हमने क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पे आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन है एंड रिडक्शन है, ठीक है? इसमें क्या डिफरेंस है, एक बार इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है? एंड यहाँ पे रिडक्शन में ऑपोजिट हो जाएगा। आप कोई भी एक चीज़ स्टडी कर लो, दूसरे में आपको ऑपोजिट याद रखना है, ठीक है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा था, या फिर डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन की तरह पूछ लिया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can be determined by K जल्दाल प्रोसीजर एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन इट इज। सो इनमें से किस पर्टिकुलर कंपाउंड की डिटर्मिनेशन हम के जल्दाल मेथड से करेंगे एंड उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाएगा। सो के जल्दाल मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है? सो के जल्दाल मेथड जो है ये आपका नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसमें जो आपका रिएजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का इसमें यूज़ किया जाता है, एंड जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है स्पीड अप करने के लिए, वो आपका कैटलिस्ट होता है मरकरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। के जल्दाल मेथड में बेसिकली आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका डाइजेशन, पहला स्टेप है आपका डाइजेशन। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप है आपका डिस्टिलेशन, दूसरा स्टेप है आपका डिस्टिलेशन। तीसरा स्टेप है आपका टाइट्रेशन, ठीक है? ये आपके 3 स्टेप्स रहते हैं। कैटलिस्ट कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं? कैटलिस्ट में आपका मरकरी यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपका सेलेनियम भी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, कॉपर आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है? या फिर मरकरी एंड कॉपर से आयंस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट आपकी चीज़ें हैं, ठीक है? पीडीएफ में आपको डेफिनेटली मैं ऐड कर दूँगा। अभी जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट 1-2 दिन में जैसे मैं ये सारा कंटेंट आपको मेंशन करके पीडीएफ में अपडेट कर दूँगा, तो आप बाद में जब देखेंगे तो आप सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे पाएँगे पीडीएफ में, ठीक है? देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ यूज्ड एज़ एन which of the following is used as an indicator in titration of weak acid and weak base। इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है, वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? 4 टाइट्रेशन मैंने आपको बताई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस के बारे में चारों के इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपने कहीं पे नोट किए हुए हैं, आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ है, तो आप यहाँ पे आंसर इसमें डेफिनेटली मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा फिनोप्थलीन, ठीक है? फिनोप्थलीन आपका यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर इन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन। इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है? बफर सॉल्यूशन CH3COH प्लस CH3COONH4 H2SO4 CuSO4 CH3CONA प्लस CH3COH है, NaCl प्लस NaOH है, ठीक है? डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं। बफर सॉल्यूशन कौन सा है? सो बफर सॉल्यूशन आपका वीक एसिड या बेस रहेगा, ठीक है? अगर वीक एसिड की बात करूँ, वीक एसिड होगा, प्लस स्ट्रॉन्ग
सॉल्ट होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये आपका एसिडिक बफर रहेगा। वहीं पे बेसिक बफर आपके मैंने दोनों डिफाइन किए थे, वीक बेस रहेगा बेसिक बफर में एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको मेरे को मेंशन करना है, कमेंट में आप डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा अगर आपको मेमोराइज है कि ये वीक एसिड का एग्जांपल है या वीक बफर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये भी मैंने स्टेटमेंट आपको मेंशन की हुई थी। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हेलोजनाइंस, नहीं ये नहीं रहेगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीएच, नहीं। कंप्लीट एंड पार्शियल आयनाइजेशन, ये आपका डिफरेंस रहेगा। प्रोटॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस भी इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा रिस्पेक्टिव आयंस में। वीक एसिड जो है ये आपका पार्शली या फिर इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा आपके रिस्पेक्टिव आयंस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट डिफरेंस इसमें रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बफर रीजन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो इट इज़ अ फ्लैट कर्व बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। सो फ्लैट पॉइंट है इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले, तो वो आपका कहलाता है बफर रीजन, ठीक है। सिंपली आप बफर रीजन के लिए ग्राफ को सर्च कीजिए, ठीक है। सो इक्विवेलेंस पॉइंट ग्राफ अगर आप सिंपली सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। सो इस टाइप से, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले जो आपका फ्लैट कर्व रहता है वो आपका रहता है बफर रीजन। तो यहाँ पे आप गूगल पे आप सर्च कीजिए खुद से एंड वहाँ पे आप इवेल्युएट कीजिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको गूगल पे जा कर के चेक कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप खुद भी कुछ सर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोहर्स मेथड टाइट्रेशन ऑफ KCl विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। मोहर्स मेथड में किसकी टाइट्रेशन की जाती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो मोहर्स मेथड के रिगार्डिंग था उसमें देखा था। तो मोहर्स मेथड में आपकी टाइट्रेशन होती है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, NaCl की टाइट्रेशन होती है ना कि पोटेशियम क्लोराइड की। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। वॉलहार्ट मेथड में फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपकी इनसॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड नहीं, कलर कंपाउंड तो आपका फॉर्म होता है लेकिन वो आपका सॉल्युबल रहता है, ठीक है, सॉल्युबल कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें इनकरेक्ट है। गेज ल्यूसिक मेथड है, ये आपका एक टर्बिडिमेट्री में मेथड है, तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फिजांस मेथड आपका अब्जॉर्प्शन मेथड है, नहीं, ये आपका अब्जॉर्प्शन मेथड नहीं है, ये आपका एडजॉर्प्शन मेथड है, दैट इज अ सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, तो कौन सा इंडिकेटर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज नहीं किया जाता है। सो फिनोप्थिलीन ये आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज नहीं होता है, ये आपका किस में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन एक्वस टाइट्रेशन, किस में यूज होता है, एक्वस टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। बाकी ओरासेट ब्लू, बी, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल रेड ये आपके यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा जो अदर टाइट्रेशन है उसमें हमने इंडिकेटर्स काफ़ी देख लिए, कम्प्लेक्सोमेट्री में हमने देख लिए, ठीक है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर हैं, म्यूरेक्साइड हमने एक देखा था, ठीक है। सोलोक्रोम ब्लैक या एरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो हमने देखा था, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जाइलिनोल ऑरेंज ये आपका कम्प्लेक्सोमेट्री में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो प्रेसिपिटेशन में आपका ईओसिन यूज़ किया जाता है, फ्लोरोरेजिन यूज़ किया जाता है, ठीक है, रोडामाइन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपके प्रेसिपिटेशन में यूज़ होते हैं। नॉन एक्वस में हमने देख लिए, एक्वस में आपका फिनोप्थिलीन, एक्वस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्वस में आपका फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ठीक है, कोंगो रेड, ये सारे आपके एक्वस टाइट्रेशन, जो भी हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स देखे हैं वो आपके एक्वस टाइट्रेशन में आएंगे। नॉन एक्वस में भी आप थोड़ा मेमोराइज कर लेना, हमने कौन कौन से देखे थे, काफ़ी क्वेश्चन हमने नॉन एक्वस के किए हैं तो वो आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोर्डेंट ब्लैक 2 इंडिकेटर इज़ यूज इन। मोर्डेंट ब्लैक 2 इंडिकेटर किस में यूज़ किया जाता है? ठीक है, ये हमने देख लिया, ये आपका कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। काफ़ी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज टू डिटेक्ट कैल्शियम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा इंडिकेटर आपका यूज़ किया जाता है कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम? तो ये इंडिकेटर आपका है म्यूरेक्साइड। म्यूरेक्साइड का यूज़ इसमें होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों इसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम? क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम म्यूरेक्साइड कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर मैग्नीशियम म्यूरेक्साइड कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा मैग्नीशियम के साथ में, वो आपका लेस स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू कैल्शियम म्यूरेक्साइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस वजह से कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर यूज किया जाता है म्यूरेक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की एप्लीकेशन जो है वो इनमें से कौन सी नहीं है? इसमें अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज होती है। टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ वेड मेटल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट में वेड मेटल्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए अगेन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज होती है। बारबीचुरेट्स के एस्से के लिए आपका कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट पूछा गया, नोट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में EDTA, ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये आपका कम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह यूज होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आयंस जो हैं वो आपके रहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ। जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें क्या कंपोजिशन रहती है? तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज टू मेजर। तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है? बेसिकली जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन है ये आपकी यूज़ की जाती है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें आप इक्वेशन को भी याद रख लेना कि क्या इक्वेशन रहती है। तो इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर इक्वेशन आपकी पूछ ली जाती है तो आप करेक्टली इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो इक्वेशन इज E इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाई NF log ऑफ PY/R, ठीक है। इसमें P आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, R आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, N जो है N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। E जो है E आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, E0 आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये आपकी डिफरेंट टर्म्स रहती हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंस पॉइंट इन द ग्राफ pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा वहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपका रिप्रेजेंट होता है द पॉइंट एट द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर गिव मेजेंटा कलर इन बेसिक मीडियम। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है वो जो कि मेजेंटा कलर प्रोड्यूस करेगा बेसिक मीडियम में? ये आपका इंडिकेटर रहता है क्विनेल्डिन रेड। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिक मीडियम में ये आपका मेजेंटा कलर प्रोड्यूस करेगा एंड एसिडिक मीडियम में जो है, एसिडिक मीडियम में आपका कलरलेस रहता है। यहीं पे अगर मैं अल्फ़ा नेप्थोल बेंजीन की बात करूं
सो अल्फा नेप्थोल बेंजीन जो है ये आपका एसिडिक कंडीशन में डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा एंड न्यूट्रल कंडीशन में ये आपका ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा एंड बेसिक कंडीशन में आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। देन ओरेकल ब्लू बी की बात करूँ सो ओरेसेट, इट इज़ ओरेसेट नॉट ओरेकल, ओरेसेट ब्लू बी की बात करूँ तो ये आपका एसिडिक कंडीशन में पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रल कंडीशन में ये आपका पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा एंड बेसिक कंडीशन में ये आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लिगेंड। लिगेंड्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है इट एक्ट एज ल्यूइस बेस। जो आपका लिगेंड है ये आपका एज अ ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये वाली थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। देन अमोनिया इज अ यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड मीन्स सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो अमोनिया आपका यूनिडेंटेड रहता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑक्जेलेट जो है ये आपका यूनिडेंटेड नहीं रहता है, इट इज़ अ बाइडेंटेड। ठीक है, ये आपका बाइडेंटेड है, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी इसमें इनकरेक्ट है, वो स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल इज एसिड बाय, पैरासीटामोल का एसे किया जाता है बाय सेरिक अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो दो टाइप की हमने आयोडीन टाइट्रेशंस पढ़ी थी, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री में आपका डायरेक्ट आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट है, आयोडोमेट्री में आपका आयोडीन लिबरेट होता है रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे कवर्स द टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट है। डायरेक्ट मेथड है, येस इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आप आयोडीन का यूज़ कर रहे हैं। टाइट्रेंट इज आयोडीन एंड एनालाइट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग आयोडीमेट्री। ठीक है, फ्री आयोडीन इज कन्वर्टेड टू आयोडाइड आयन विद रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें आप फ्री आयोडीन को कन्वर्ट करते हैं आयोडाइड आयन में विद रिड्यूसिंग एजेंट, देन सो ये आपका आयोडोमेट्री में रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है रिगार्डिंग आयोडीमेट्री, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज नॉट एसिड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन। इनमें से कौन सा ड्रग रेडॉक्स टाइट्रेशन के साथ एसे नहीं होता है। एसिटामाइनोफेन दैट इज पैरासीटामोल टेबलेट्स, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरप्रोमाजिन, तो ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन के साथ एसे किए जाते हैं, जबकि मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन का एसे जो है ये आपका यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंसेस फॉल्स अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट मस्ट बी रैपिड एंड क्वांटिटेटिव, सो ये आपकी काफ़ी रैपिड होती है एंड क्वांटिटेटिव मेथड है, तो दिस इज ट्रू। इट मस्ट गिव इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एट द एंड पॉइंट में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट मस्ट नॉट अफेक्टिंग बाय को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक, को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन से अफेक्ट नहीं होती है, हेल्प करती है। ठीक है, इट मस्ट बी स्लो एंड क्वांटिटेटिव, सो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे तो ये ऑपोजिट है। ठीक है, सो रैपिड एंड क्वांटिटेटिव होती है, स्लो एंड क्वांटिटेटिव ये स्लो नहीं होती है, क्वांटिटेटिव तो ये डेफिनेटली रहेगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शन नंबर डी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड आर यूज्ड एज इंडिकेटर इन फेजांस मेथड। फेजान मेथड में कौन सा इंडिकेटर इसमें से यूज़ किया जाता है, तो ये हमने काफ़ी एग्जांपल्स इसमें देखे थे। सो डाइज इसमें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आपका फ्लोरेसिन, तो ये आपकी आई थिंक एसिडिक डाई है, तो एसिडिक डाई फ्लोरेसिन आपकी फेजांस मेथड में यूज़ होती है एज एन इंडिकेटर, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर वॉलहार्ड मेथड।
तो वॉल हार्ड मेथड में एडिशनली आप टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में देख सकते हैं, तो टेम्परेचर इसमें 250 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है, लेस देन 250 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज एसिड बाय, सो एस्कॉर्बिक एसिड का एसे जो है वो किसके थ्रू होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज एसिड बाय आयोडीमेट्री, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो भी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें थी वो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपको इनिशियल क्वेश्चन में दे दिए हैं, या आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जो आप डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम इज एसिड बाय विच मेथड, डाइसल्फिराम जो है वो किस मेथड के थ्रू एसे किया जाता है, तो इट इज़ एसिड बाय अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर अदर सब्सटेंसेस की बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड आपका AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, KCl, मेफेलेन, मेल्फेलेन, ठीक है, आपका लोमस्टिन, सो ये डिफरेंट कंपाउंड्स भी आपके अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन से इससे होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए आपका कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, एंड कार्ल फिशर टाइट्रेशन के ऊपर मल्टीपल मोर देन 20 MCQ क्वेश्चंस की एक मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले अपने चैनल पे बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने का, तो वहाँ पे देख सकते हैं 20-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कार्ल फिशर टाइट्रेशन के बारे में, कंप्लीटली उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर्ड आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पे अगर मैं डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन की बात करूं, जैसे कि हमने पहले इसमें क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं, तो डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन आपके सल्फोनामाइड्स के लिए, सल्फोनामाइड्स की डिटर्मिनेशन के लिए, क्लोरप्रोमाजिन के लिए, डोपामाइन के लिए, प्रोकेनामाइड के लिए, तो डिफरेंट कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन के लिए आपकी डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। जबकि जो आपका के जल्दाल मेथड है, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एनालाइज बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक्सेप्ट, तो कौन सी ड्रग आपके नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू एनालाइज नहीं किए जाएंगे, तो एस्टेमिजोल, कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिसाकोडिल, कोल्चिसिन। सो इसमें आपका जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये आपका एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू एनालाइज किया जाता है, ना कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एक्ट्स एज, सो वाटर कैसे एक्ट करता है, ठीक है, मोनोडेंटेट, बाई टेट्रा, हेक्साडेंटेट। सो जो वाटर है ये आपका एक्ट करता है एज अ मोनोडेंटेट, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड मोनोडेंटेट को यूनिडेंटेट भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिडेंटेट। इसका एग्जाम्पल हमने एक पहले देखा था अमोनिया, एक प्रीवियस क्वेश्चन में अमोनिया का एग्जाम्पल हमने देखा था, वो भी आपका यूनिडेंटेट है। इसके अलावा आपके जो फ्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, या क्लोराइड आयंस हैं या साइनाइड आयंस हैं, तो ये जो आयंस हैं ये आपके मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बाईडेंटेट की बात करूं, बाईडेंटेट की, तो बाईडेंटेट में आपका इथाइलिन डाइमाइन आ जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन आ जाएगा, ऑक्जेलेट आयंस आ जाएंगे, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देन आपका जो पॉलीडेंटेट रहता है, ठीक है, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में आपका डाई इथाइलिन, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन आ जाएगा, ट्राइअमाइन, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड आ जाएगा, ट्राईफॉस्फेट आयंस आ जाएंगे, तो ये आपके पॉलीडेंटेट कैटेगरी में आएंगे, तो ये कैटेगरीज भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेंट इज सेल्फ इंडिकेटर, सो सेल्फ इंडिकेटर का हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, सो सेल्फ इंडिकेटर आपका KMnO4 यूज होता है। इसके अलावा सेरिक अमोनियम सल्फेट ये भी आपका जो है वो एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which analytical technique is used for determining the amount of oxidizing agent, इनमें से कौन सी एनालिटिकल टेक्निक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, सो दिस टेक्निक इज आयोडोमेट्री,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन इज यूज फॉर। सो रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन कैल्शियम के लिए यूज की जाती है, एडिशनल क्वेश्चन है तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइट्रेशन इन विच पोटेंशियल applied across two electrodes is maintained at a constant value and the current is measured and plotted against volume of titrant is। so ऐसी टाइट्रेशन जिसमें पोटेंशियल जो अप्लाइड हो रहा है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसको मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, एंड करंट जो कि मेजर होता है, ठीक है, इन दोनों को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। सो ये पर्टिकुलर टाइट्रेशन किस कैटेगरी में आती है? सो इट कम्स अंडर एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें आपका रहेगा CrO3, दैट इज द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये क्या होता है? इट इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये आपका कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें आपका Br2 आ जाता है, ठीक है, Cl2 आ जाता है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2, Cr2O7, ठीक है। सो ये आपका यूज़ किया जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा H2O2 दैट इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहीं पे अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जो अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, NaOH, SO2, H2S, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन। ठीक है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो सुपर सेचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? लिमिट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस से। सो यहाँ पे आपका सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में आपका यूज़ होता है अल्कोहल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसमें आपका HCl का भी यूज़ होता है, जो कि आपका सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में ही। देन आपका पोटेशियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, जो कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट, अगर रिएजेंट पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो वो आपका रहेगा वेरियम सल्फेट, ठीक है, वो आपका रहेगा वेरियम सल्फेट। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप सल्फेट के लिमिट टेस्ट में याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया विच ऑफ द रिएजेंट इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सेम चीज़ पूछी गई है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करी, तो ये है आपका वेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल कैटाइन इज रिमूव्ड बाय। सो आयरन के लिमिट टेस्ट में जो अदर मेटल कैटाइंस रहते हैं, इनकी इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए किस एजेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड बेसिकली क्या करता है, ये आपका आयंस की प्रेसिपिटेशन को हेल्प करता है। सिट्रिक एसिड हेल्प्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया, उसके साथ बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस रिमूव हो जाती है। एंड इसमें आपका जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है आयरन के लिमिट टेस्ट में, वो ऑक्सीडाइज करता है आयरन 2 को, ठीक है, Fe2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड का काम रहता है।
एंड अमोनिया सॉल्यूशन जो है, अमोनिया सॉल्यूशन आपका यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए, ठीक है। सो ये डिफरेंट चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजर लिमिट ऑफ हैवी मेटल्स एज आईपी इज। सो इन आईपी, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हैवी मेटल्स की लिमिट कितनी हो सकती है, ठीक है। सो हैवी मेटल्स की लिमिट आपकी रहती है 20 ppm, 20 पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट फॉर लेड द रिएजेंट यूज्ड एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया इज। सो लेड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है दैट रिएजेंट इज डाइथायाजोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड जो अदर मेटल रहते हैं, ठीक है, उनकी इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है, ठीक है, या फिर पीएच को ऑप्टिमम करना है, तो उसके लिए डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें आपका अमोनियम सिट्रेट आ जाता है, ठीक है, अमोनियम सिट्रेट इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। KCN आपका यूज़ होता है पोटेशियम साइनाइड, NH2OH.HCl आपके यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स, ठीक है, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिट टेस्ट में, काफ़ी टाइम में मल्टीपल एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, GPAT, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका टेस्ट जो है वो यूज़ होता है गुडज़ाइट टेस्ट, या गुडज़ाइट मेथड आपका आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर कन्वर्ट आर्सेनिक टू आर्साइन गैस। आर्सेनिक को आर्साइन गैस में कन्वर्ट करने के लिए किस रिएजेंट का यूज़ इसमें किया जाता है। तो इसमें आपका जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है इसमें वो पोटेशियम आयोडाइड है। साथ ही स्टेनस क्लोराइड का भी यूज़ किया जा सकता है, अल्टरनेटिवली जिंक हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो आर्सेनिक को आर्साइन गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है, तो दिस स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद डैश टू फॉर्म आयरन, ठीक है। आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सो इट रिएक्ट विद फेरस, फेरस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयरन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेन पेपर इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में स्टेन पेपर जो आपका यूज़ किया जाता है दैट स्टेन पेपर इज मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एज इम्प्योरिटी इन द स्टेटेड कंपाउंड इज। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है उसमें स्टेटेड इम्प्योरिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। सो ये आपकी रहती है 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बफर यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में बफर कौन सा यूज होता है, तो दिस बफर इज अमोनियम सिट्रेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्कोविक इक्वेशन इज रिलेटेड टू। सो इल्कोविक इक्वेशन जो है ये किसके साथ रिलेटेड है। सो इल्कोविक इक्वेशन जो है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पोलेरोग्राफी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसमें आपको एक इक्वेशन याद रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें आप याद रखेंगे कि इल्कोविक इक्वेशन जो है ये आपकी यूज़ होती है विद डिफ्यूज़न करंट, ठीक है। डिफ्यूज़न करंट के साथ भी ये आपकी रिलेटेड है, ठीक है। सो दोनों चीज़ों के बारे में पूछ लिया जा सकता है, डिफ्यूज़न करंट एंड आपका पोलेरोग्राफी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। बाकी इसमें आपको एक इलेक्ट्रोड का नाम याद रखना है दैट इज़ द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की इल्कोविक इक्वेशन किसके साथ एसोसिएटेड है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ। इक्वेशन अब इसमें आप याद रखेंगे आई डी इज इक्वल टू
607 क्योंकि इस इक्वेशन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो 607 n c d पावर 1/2 m 2/3 एंड कंटिन्यूशन में ही है t 1/6, यहीं पे कंटिन्यूशन में आप रखेंगे t 1/6। तो ये इसमें आपकी इक्वेशन रहती है। इक्वेशन काफ़ी बार पूछी जाती है, ये टर्म्स जो हैं इनको चेंज कर दिया जाता है एंड क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ID क्या है, ID इज़ डिफ्यूज़न करंट, ठीक है। N क्या है, N इज़ चेंज इन वैलेंसी, चेंज इन वैलेंसी। C क्या है, C आपकी रहती है कंसंट्रेशन। D क्या है, D इज़ डिफ्यूज़न करंट, D क्या है, D इज़ डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट, नॉट करंट, डिफ्यूज़न करंट आपका ID है, D इज़ डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट। M क्या है, M इज़ फ्लो ऑफ रेट ऑफ मर्करी ड्रॉपिंग, ठीक है, कितने फ्लो पे मर्करी आपका ड्रॉप कर रहा है। T क्या है, T वो आपका लाइफ टाइम है मर्करी ड्रॉप का, ठीक है, लाइफ टाइम मर्करी ड्रॉप का। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसी क्वेश्चन के साथ में एनालिसिस के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हर एक टॉपिक जो भी आपका सिलेबस में मेंशन था एज़ पर द बी फार्मेसी, जो कि आपको ब्रॉडर सिलेबस रहता है फार्मेसी के लिए, जो भी टॉपिक्स थे हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, एक्सेप्ट आपका फार्माकोपिया को छोड़ के। फार्माकोपिया के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा आपका फार्मास्यूटिक्स पार्ट में, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। साथ ही अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो एंड आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जो भी चीज़ें आपको अभी करंटली याद आ रही हैं, ठीक है, एक्यूरेटली, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। वीडियो कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये चीज़ें मेरे को अभी याद आई हैं कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ये मेरे को है, ये पॉइंट है। आइडोमेट्री के बारे में आप बताइए, पोटेंशियोमेट्री के बारे में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन से सॉल्वेंट यूज़ किस जगह पे किए जा रहे हैं, हमने एरर्स के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन से टाइप्स के एरर्स होते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन मेंशन कीजिए ताकि आप अपनी मेमोरी को एनालाइज कर सकें, ठीक है। आप एक बार राइट करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। तो ये आप एक बेटर प्रैक्टिस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये आपको पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को मैं मार्क कर दूंगा पीडीएफ में, देन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा जो भी आपके रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस सीरीज़ से बेनिफिट मिल सके। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।